हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमनिटीज पॉइंट अड्डा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सैम्पल पेपर कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए। जो अपना एग्ज़ाम आने वाला है ना 1 अप्रैल को, उसके लिए हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सैम्पल पेपर, सेकंड सैम्पल पेपर, थर्ड सैम्पल पेपर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से फिर इस वीडियो को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, या ये वीडियो देख कंप्लीट करने के बाद भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग की प्लानिंग है, हम लोग नियर अबाउट 30 to 35 सेट्स के ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो 2024 और 25 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यकीन मानिए, अगर ये पूरे सैम्पल पेपर को आप कंप्लीट कर लेते हो डेडिकेटेड वे में, तो आपका पूरा 21 ऑफ द 21 आपके सैम्पल पेपर में हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता है कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के लिए सोर्सेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो सोर्सेज के लिए मौर्यन एम्पायर के लिए 2 सोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो कौटिल्य की जो थी अर्थशास्त्र, उसके बाद से दूसरा सोर्सेज कौन था यहाँ पर, ये मेगास्थनीज की इंडिका। 2 सोर्सेज जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है द मनुस्मृति इज द प्राइमरी टेक्स्ट, ये तो गलत हो जाता है हमारा। सेकंड ऑप्शन है द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, रामायण के बारे में बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन में भगवत गीता, ये प्राइमरी सोर्स मौर्यन एम्पायर के तो नहीं थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। टू विच डिड द इब्न बतूता बिलोंग, ही ट्रेवल टू इंडिया एंड रोट अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, किस पीरियड में आया था? तो इब्न बतूता आया था 1336 के टाइम पे आया था। किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसमें, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको एक काजी बनाया था। इसकी बुक का नाम था रिहला, RIHLILA। तो इस बुक को भी आप मेंशन कर सकते हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1336 में आया था, तो कौन सी सेंचुरी होगी? 13 सेंचुरी नहीं, 14 सेंचुरी होगी, क्योंकि 1336 13 के बाद में अगर चीज़ें हैं तो वो 14 में आ जाता है। तो 14 सेंचुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी इसको अच्छे तरीके से करना होता है, काफ़ी क्रिटिकल होता है क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द पर्सनल कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो भक्ति मूवमेंट आया था वो इंडिविजुअल एंड द पर्सनल कनेक्शन विद द गॉड को बात करता था। जैसे अगर आप अलवार की बात करेंगे तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, नैनार करेंगे तो फिर नैनार के ट्रेडिशन के तो शिव भगवान की पूजा करनी है। ठीक है, इसमें सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या था? सगुण में जो लोग होते थे वो स्टैचू फॉर्म में पूजा करते थे, निर्गुण भक्ति में जो लोग होते थे वो नॉन स्टैचू फॉर्म में पूजा करते थे। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन किया करिए, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही हो गया, आइडिया ऑफ इंडिविजुअल एंड पर्सनल कनेक्शन विद द गॉड एंड द मूविंग अवे फॉर द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है? बोथ मूवमेंट इनकरेज स्ट्रिक्ट अदरेंस। मैंने आप लोग को पिछले भी वीडियो में बताया कि जहाँ पर स्ट्रिक्ट आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ओनली आ जाए, ऑल आ जाए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। ओके, थर्ड पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटी ऑफ विजयनगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। विजयनगर के बारे में आप लोग जानते हो, हरिहर एंड बुक्का 2 भाई संगम डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस्टेब्लिश कराया था। टेम्पल के लिए और अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं। द सिटी हैड ए वेल डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि करेक्ट करना है कि इनकरेक्ट करना है। तो ये तो पूरा का पूरा करेक्ट हो गया, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट तो कोई भी रूलर करेगा। सेकंड है द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर लैक्ड एनी पर्शियन इन्फ्लुएंस। अब देखिए कोई भी पर्शियन इन्फ्लुएंस ना हो
किसी उसमें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। पर्शियन इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उसके टेरिटरी, उसके किंगडम में, उसके एम्पायर में कहीं तो होगा। अब यहाँ पर लिख रहा है लैक्ड एनी पर्शियन इन्फ्लुएंस, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट सही हो गया। अब थर्ड को देखते हैं सही है कि नहीं। विजयनगर वॉज नोन फॉर इट्स ग्रैंड टेम्पल एंड बाजार, बिल्कुल सही बात है, विजयनगर टेम्पल और बाजार के लिए जाना जाता है। कोई भी एम्पायर होगा तो टेम्पल और बाजार तो होगा ही होगा, मार्केट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जागीरदार, जमींदार, रैयत, आमिल। तो जागीरदार जो थे वो क्या करते थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू का राइट था उनके पास, और उसके पास उनको विलेज में भी काफ़ी ज़्यादा राइट मिला हुआ था, जैसे उनके पास आर्मी भी थी। तो यहाँ पर जागीरदार को हम लोग मिलाएंगे ए से। ठीक है, जागीरदार को ए से। जमींदार लैंड रेवेन्यू असेसर एंड कलेक्टर था। रैयत जो होता था वो किसको बोलते थे, पीजेंट को बोलते थे। ठीक है, आमिल क्या होता था, आमिल जो आज के टाइम पे पटवारी होते हैं उसको बोलते थे, लेकिन उस टाइम पे ग्रैंड होल्डर भी होते थे, तो इसको। ठीक है, तो मेनली ये हमारा सीरीज बन रहा है 1 2 3 4, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, जमींदार के बारे में आप लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट पहले से पढ़ रखा है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बंगाल में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रेवेन्यू सिस्टम, देखिए वही वाला क्वेश्चन भी आ गया। आइडेंटिफाई द रेवेन्यू सिस्टम विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इट वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन बंगाल 1793। ओके, ठीक है, 1793 में कौन सा सिस्टम आया था, अभी हमने बताया परमानेंट सेटलमेंट आया था, लेकिन उसके और क्लॉज पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। अंडर दिस सिस्टम द जिम्मेदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज लैंड ऑनर हु हैड पेड ए फिक्स्ड रेवेन्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन जमींदार क्या करता था, पेड करता था रेवेन्यू को। ठीक है, 1793 में लॉन्च हुआ था। फेल्योर टू पे रेवेन्यू कुड लीड टू द लॉस ऑफ लैंड राइट। ये उसमें सनसेट लॉ था, मतलब जिस दिन सनसेट होगा अगर आपने उस दिन नहीं किया पेड, तो आपकी जो जमींदारी है ऑक्शन कर दी जाएगी। इस चैप्टर में ऑक्शन ऑफ वर्धमान जो था वो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किस तरीके से ऑक्शन होती थी और फिक्टियस सेल भी होती थी। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या सजेशन हो आपका, तो आपका ही चैनल है, आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ये आइडेंटिफाई द हिस्टोरिक फिगर, ये तो पूरे इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, ये झांसी की लक्ष्मीबाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने 30 के टाइम पे चलाया था, 1930 के टाइम पे, उसमें इनका एक्शन इज एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी, कौन सा इनका एक्शन होता है। ओके, किस लिए कराया था इन्होंने, तो पेटिशनिंग फॉर द इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, रिक्वेस्टिंग द फाइनेंशियल एड एंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नहीं। डिमांडिंग द डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इनटू सेपरेट, नहीं। बायकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स एंड बायकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, हाँ, ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट करना और इंस्टीट्यूशन को बाइकाट करना। स्टूडेंट को इन्होंने बोला था कि मूवमेंट में आप क्या करिए, शामिल होने के लिए स्कूल को बाइकाट करिए, तो इस तरीके से स्कूल बाइकाट था। लॉयर ने अपनी जो लॉयरशिप थी उसको बाइकाट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने बाइकाट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को जो हम लोगों ने देखा हुआ है, जो हमारे बुक के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे होता है प्रियम्बल, तो उस प्रियम्बल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। द प्रियम्बल आउटलाइन द गाइडिंग वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव की तो बात करता है। प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं उसका एक सिंबल है, तो वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ें दिखानी है, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है, फर्स्ट वाला जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए सेकुलर सोशलिस्ट सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, बिल्कुल सेकुलर सोशलिस्ट सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक हमारा प्रियम्बल बताता है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, तो इनकरेक्ट हमें बताना है, तो उस इनकरेक्ट हम देखते हैं कौन है। द प्रियम्बल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42
अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976 में जो आया था, क्या प्रियम्बल पूरा का पूरा ऐड किया गया था क्या? नहीं, उसमें सोशलिस्ट वर्ड डाला गया था, ये सब चीज़ सेकुलरिज्म वर्ड डाला गया था। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रियम्बल ऐड करने की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा जो सी वाला है वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द रॉन्ग। तो 9th का सी, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इमेजिन यू आर द कंडक्टिंग एन इन डेप्थ स्टडी into the economic activities of the Harappan civilization. Which of the following sources would provide the most detailed insight into their trade practices and external connection? देखिए, conducting the depth study economic activities of the Harappan civilization of the following sources would provide the detailed insight then trade practices external connection. एक्सटर्नल कनेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप हमें बताइए। एक्सटर्नल कनेक्शन का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंट ट्रेड। तो इंटरकॉन्टिनेंट ट्रेड को आप कैसे जान सकते हो, कौन सी सोर्सेज है, कौन सी चीज़ें प्रूफ करती हैं कि इंटरकॉन्टिनेंट ट्रेड होता था? तो ये रिलीजियस टेक्स्ट प्रूफ करता है क्या कॉन्टिनेंट में ट्रेड होता है। सील्स विद द इंस्क्रिप्शन एंड द एनिमल्स मोटिव्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पा की साइड से जो सील्स मिले हुए हैं उसी से प्रूफ होता है। सील्स जो होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस फैसिलेट करता था ट्रेड में, तो सील्स से ही ट्रेड होता था, वो एक ऑथेंटिसिटी का मार्क होता था। तो सील्स विद द इंस्क्रिप्शन, ये वेरी गुड, यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा है कि मौर्यन डायनेस्टी में आया हुआ था। मौर्यन डायनेस्टी में मतलब ग्रीक का एम्बेसडर था तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आया था, यानी कि ए का 1 हो गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। कौटिल्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? मिनिस्टर थे और आथर ऑफ अर्थशास्त्र हैं कौटिल्य, ओके। तो इनका बी हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? अश्वघोष जो थे वो तो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, अश्वघोष जो थे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। रुद्रदामन जो शक का किंग था, गुजरात में इन्होंने एक रिजर्वायर को भी रिपेयर कराया था, तो ये रुद्रदामन का डी हो गया। 1 2 3 4, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही हो गया। ये सी ऑप्शन अपना सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन consolidating the authority of the Brahmins in ancient Indian society, particularly through religious and social texts. Religious and the social texts में ब्राह्मण अपनी एंशियंट टाइम में अपनी अथॉरिटी कैसे गेन करते थे, कैसे अपने अथॉरिटी को कंसोलिडेट करते थे, ठीक है। ब्राह्मण अपनी अथॉरिटी को कैसे कंसोलिडेट करते थे? पहले बात तो रूलर को मोटिवेट करते थे, उसके बाद इसको डिवाइन पावर से कनेक्ट कर देते थे, बोलते थे जो कास्टिज्म है या जो वर्ण आर्डर है वो एक डिवाइन के तौर पर है। तो धर्मशास्त्रा के तौर पे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दिखाया था, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं आंसर कहाँ से निकल करके आता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गिल्ड्स फॉर वेरियस ऑक्यूपेशनल ग्रुप, नहीं। द कंपोजिशन एंड प्रमोशन ऑफ द धर्मशास्त्रा, धर्मशास्त्रा की जो मनुस्मृति की बुक हो गई, वेदांतिक ट्रेडिशन की जितनी बुक थी, उससे इनको क्या मिली थी? अथॉरिटी मिली हुई थी कि सबसे टॉप पे ब्राह्मणाज, फिर क्षत्रियाज, फिर वैश्याज, फिर शूद्राज। तो यहाँ पर मेन ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? रियल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट रोल डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपाज प्ले इन द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा क्यों बनाया जाता था? पिलग्रिमेज के लिए। क्यों था इसका? तो बाय प्रमोटिंग यूनिफॉर्म लीगल कोड, नहीं। यूनिफॉर्म लीगल कोड से उसमें क्या मतलब था? बाय री इन्फोर्सिंग द रोल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, री इन्फोर्स क्यों करेंगे भाई रोल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क में, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बाय सर्विंग एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज के वर्शिप के लिए ये पूरा का पूरा डिवोटेड होता था बुद्धिस्ट जो स्तूपा था सांची का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड अल-बरूनी मेक अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड इट्स कास्ट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग हिज ट्रेवल इन इंडिया? तो अल-बरूनी की बात करेंगे तो 973 में ये बॉर्न होते हैं, क्वारिज्म में 1017 में इंडिया आते हैं। कास्टिज्म के बारे में, यहाँ पे वर्ण आर्डर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में वो लिखे हुए हैं, ठीक है। वर्ण आर्डर के बारे में, कास्टिज्म के बारे में वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेनली वो यहाँ के वर्ण आर्डर को पर्सिया के वर्ण आर्डर से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर नोशन ऑफ पॉल्यूशन की एक थ्योरी देते हैं। यहाँ के लोगों को बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो बर्थ आप कास्टिज्म कर रहे हो, जो वर्ण चीज़ों को कर रहे हो, वो चीज़ें गलत है, ठीक है। ही प्रेज्ड द लैक ऑफ द सोशल डिस्टिंक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ द कास्ट हायरार्की, ये तो गलत हो गया।
ठीक है। ही ऑब्जर्व द कास्ट डिस्टिंक्शन वॉज द डीपली इनग्रेन्ड एंड द अफेक्टेड डेली लाइफ, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्यों? क्योंकि आप वो देखते थे ये कास्ट डिस्टिंक्शन, जो कास्ट का जो डिवीजन है वो डीपली इनग्रेन्ड है एंड अफेक्ट कर रहा है डेली लाइफ को। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अल बरूनी ने यही चीज़ों को कोट किया था। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट में मांग सकते हो। कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मिडवल इंडिया सोसाइटी, चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब देयर इफेक्ट। तो भक्ति एंड सूफी जो मूवमेंट आया था सोशल स्ट्रक्चर पे क्या इनकी थ्योरी थी, मिडल इंडिया में जो इनकी सोशल जो सोसाइटी थी वो इस सोशल स्ट्रक्चर जो हम लोग का हारमोनियस था उसमें भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ने क्या बोला था, इस चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है, भक्ति प्रमोटेड द सोशल यूनिटी वाइल सूफिज्म रीइंफोर्स द सोशल हायरार्की। क्या भक्ति केवल सोशल यूनिटी को बोलता था जबकि सूफिज्म रीइंफोर्स करना चाहता था सोशल हायरार्की को? नहीं, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दोनों प्रमोट करते थे। बोथ मूवमेंट इंकरेज द पर्सनल डिवोशन के लिए दोनों इंकरेज करते थे। ओवर रिचुअलिस्टिक वर्शिप एंड द क्वेश्चन सोशल डिवीजन। तो जो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है अपना वो एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, वर्शिप क्वेश्चन सोशल डिवीजन के पूरे अगेंस्ट थे पूरे के पूरे ये लोग कि कोई भी कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, और पर्सनल डिवोशन की बात करते थे कि मन करे तो सैविज्म को फॉलो करिए, मन करे तो वैष्णविज्म को फॉलो करिए। ओके, सॉरी ये फिर से बीच में आ गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है why are the Vijayanagar temple at Hampi considered essential for understanding the culture, administration and Vijayanagar empire? हम्पी जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर एंड कल्चर को समझने के लिए क्यों ज़्यादा जरूरी था? ठीक है, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। दे रिवील डिटेल मिलिट्री स्ट्रेटजी। क्या मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए बनाया गया था क्या हम्पी? नहीं, मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए नहीं बनाया गया था। दे वर बिल्ड एक्सक्लूसिव फॉर द यूज ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली इसमें नहीं रहता था, हम्पी में नहीं रहता था, हम्पी में नहीं रहता था, लोटस महल के पास रहते थे रॉयल फैमिली जो होती थी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, दे वर द कंस्ट्रक्टर यूजिंग आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। नहीं, दिल्ली सल्तनत के टाइम का तो था ही नहीं है। ठीक है, दे रिफ्लेक्टेड द एम्पायर वेल्थ डिवोशन एंड द पेट्रोनेज। हाँ, वेल्थ डिवोशन एंड द पेट्रोनेज को पूरी तरीके से डिनोट करता था क्या? ये हम्पी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू द मुगल एग्रेरियन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। जब्ती सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ आइन अकबरी, अपॉइंटमेंट ऑफ सुबेदार्स बाय अकबर, ये गलत लिख गया है, सुबेदार्स बाय अकबर एंड कंपाइलेशन ऑफ अकबरनामा। ये दोनों को आपको क्या करना है? सीरीज में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जब्ती सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द आइन अकबरी देखिए सबसे पहले यहाँ पर आइन अकबरी पहले आ जाएगा। सबसे पहले 2 ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद से 3 ऑप्शन, फिर 4th ऑप्शन, फिर 1st ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आइन अकबरी 70 के टाइम पे आया था, 1570 के टाइम पे। उसके बाद से 73 के टाइम पे जब्ती सिस्टम आया था। फिर ये सारी चीज़ें नहीं, 73 के टाइम पे अपॉइंटमेंट ऑफ द ये सूबेदार्स का आया था। उसके बाद से फिर जब्ती, फिर ये अकबरनामा। आप इसको सीरीज में मिला लीजिए, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द बंगाल। ब्रिटिश ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट क्यों किया? इसके फीचर क्या थे? ठीक है, गारंटेड रिडक्शन इन द टैक्स फॉर स्मॉल पीजेंट। स्मॉल पीजेंट के लिए क्या टैक्स रिड्यूस करना चाहते थे? नहीं, ये गलत है। ग्रांटिंग ऑफ द हेरिडिटी लैंड राइट टू जमींदार फॉर द फिक्स्ड रेवेन्यू। हाँ, हेरिडिटी लैंड राइट जमींदार को दिए थे और फिक्स्ड रेवेन्यू के लिए। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जमींदारी वाले जो सिस्टम था उसमें जमींदार ही क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से, और किसको दे देते थे? ब्रिटिशर्स को दे देते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लीडर एसोसिएटेड विद द 1857 रिवॉल्ट। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, तो बहादुर शाह जफर कहाँ के थे? दिल्ली के थे। दिल्ली में तो आए थे इनसे सपोर्ट लेने के लिए लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैंपेन
अच्छा, ये वाला जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था 19 वाला, उसमें लखनऊ में कौन था और ग्वालियर में कौन था, ये दोनों को आप हमारे कमेंट में करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैंपेन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट वॉज द लेड बाय द महात्मा गांधी आफ्टर द जलियांवाला बाग के जस्ट आफ्टर में कौन सा मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सब लोग जानते हैं। द कैंपेन एम द बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, इंस्टीट्यूशन एंड टाइटल। ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट करना था, इंस्टीट्यूशन को बाइकाट करना था, टाइटल को बाइकाट करना था। इट मार्क द फर्स्ट मास मोबिलाइजेशन लेड बाय द गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट मास मूवमेंट था तो कौन था यहाँ पर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इज रिफ्लेक्टेड इन द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कौन सी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में है? इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, बी ऑप्शन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा एक सैम्पल पेपर और कंप्लीट हुआ। सैम्पल नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3 आप लोग देख लीजिए, फिर सैम्पल नंबर 4 भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी सजेशन हो, किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।